कुछ चीज़ें हम लोग अब और डिस्कस कर लेंगे जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है। जैसे टेक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, या फर्स्ट ग्रेट टेक्सोनॉमिस्ट किसको कहा जाता है, और कैरोलस लिनियस ने जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया वो सबसे पहले अपनी किस किताब में उसको पॉपुलराइज किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को 2-3 पॉइंट ऐड करना है। तो टैक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले डी कैंडोली ने यूज किया था, गिवन बाय डी कैंडोली। ठीक, डी कैंडोली ने टैक्सोनॉमी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये सब बड़े कॉमन सवाल है। टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और इन्हीं को ही फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। तो इन्हीं को ही फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहिए या फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट कहिए, ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट कहिए। ठीक, ये दोनों ही एक ही बायोलॉजिस्ट के लिए टर्म यूज होता है। उसके बाद जो कैरोलस लिनियस है, इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था या उसको पॉपुलराइज किया था वास्तव में। तो किस किताब में आपको कैरोलस लिनियस के बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर मिलेगा, तो 2 किताबों में मिलेगा, प्लांट के लिए अलग किताब में और एनिमल के लिए अलग किताब में। तो मतलब कैरोलस लिनियस gave binomial system of classification for plant। सबसे पहले प्लांट के लिए दिया था, for plant in his book स्पीशीज प्लांटेरम, बहुत ही फेमस बुक थी स्पीशीज प्लांटेरम। तो ये ध्यान रखेंगे, स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम, पब्लिश्ड इन 1753। तो पब्लिश्ड इन 1753, तो ये किताब 1753 में पब्लिश हुई थी। तो स्पीशीज प्लांटेरम जो है वो किताब है जो जिसमें प्लांट के लिए बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया गया था। ठीक है, और ये इफेक्टिव इसी ईयर से हो गई, जब किताब में आ गया तो इसी ईयर से ये इफेक्टिव भी हो गया। तो पूछा जा सकता है कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट वाज इफेक्टिव फ्रॉम, तो 1753। और एनिमल के लिए सिस्टमा नेचर का 10th एडिशन में दिया फॉर एनिमल्स, इनकी दूसरी किताब थी एनिमल्स के लिए, इन हिज बुक। ये पब्लिशिंग ईयर है बुक का, स्पीशीज प्लांटेरम। तो अच्छा, एनिमल के लिए बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था इन हिज बुक सिस्टमा नेचर। ये आप इस किताब का नाम एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है। तो सिस्टमा नेचर, NATURAE, सिस्टमा नेचर। ठीक है, और ये जो दिया था ये इसके बाद दिया था, 1753 के बाद दिया था, और वो था 1758 में, 1758 में इन हिज बुक। तो 1758 में सिस्टमा नेचर नाम की किताब पब्लिश हुई, उसका 10th एडिशन पब्लिश हुआ। यानी किताब तो ये सिस्टमा नेचर बहुत पहले ही पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन इसके होता ना हर किताब के नए एडिशंस आते हैं। तो सिस्टमा नेचर का 10वां एडिशन जब पब्लिश हुआ 1758 में, तब उसमें एनिमल का बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर देखने को मिला। तो एनिमल के लिए बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है कब से लागू हुआ, 1758 से लागू हुआ, ये ध्यान रखेंगे। और प्लांट के लिए बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कब से लागू हुआ, 1753 से लागू हुआ। तो ये 2 ईयर इंपॉर्टेंट है, किताब इंपॉर्टेंट है, 2 किताब फेमस कैरोलस लिनियस की, और भी किताब उन्होंने लिखी है, जनरा प्लांटेरम है, फिलोसफी का, बॉटनी का है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है, लेकिन ये 2 किताबें आप भूलिएगा नहीं। तो स्पीशीज प्लांटेरम हो गया, सिस्टमा नेचर हो गया, और कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। और टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, डी कैंडोली ने दिया था। हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ेंगे।
टैक्सोनॉमिक एड्स। देखिए जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज होती हैं वो उसमें होता क्या है, ऑर्गेनिजम्स की प्लेसमेंट होती है अलग अलग ग्रुप्स में, और उसमें एक तरह से हमको धरती पर जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का, उनको डिस्क्राइब करने का, मतलब उनको पहचानने का, और पहचान के आधार पर उनको पर्टिकुलर ग्रुप में रखने का मौका मिलता है। और इससे हम दुनिया में तमाम तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पर इसे ध्यान रखना है कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ यूजफुल इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेस्ट्री, या इन जनरल इट इज़ यूजफुल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज का क्या फायदा है? तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं, तो धरती पर जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी बात है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कोई भी हो। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, या इन जनरल हम ये कहें, और इन जनरल in knowing or our bio resources, जो जैव संसाधन है, and their diversity मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी, कितने तरह के जीवधारी धरती पर पाए जाते हैं वो भी हमको जानने का मौका मिलता है। तो ये सब हमारे बायो रिसोर्सेस ही तो हैं। ह्यूमन इनसे बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकता है, लेता भी है। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज का क्या फायदा होता है? ये मदद करता है एग्रीकल्चर में, ये मदद करता है फॉरेस्ट्री में, ये मदद करता है तमाम इंडस्ट्रीज में, या दूसरे शब्दों में कहें, ये हमको हमारे बायो रिसोर्सेस के बारे में जानकारी देने में हेल्प करता है, या स्पीशीज डाइवर्सिटी में ये मदद करता है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो कुछ ऐसे विधियां होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में सफल होते हैं, या उनको आइडेंटिफाई करने में हम सफल होते हैं। उन तरीकों और विधियों को टैक्सोनॉमिक एड कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब हम आइडेंटिफिकेशन करना होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का लैबोरेटरीज में, या किसी ऐसे जगह पर जैसे जूलॉजिकल पार्क है या हर्बेरियम है, तो ये सब टैक्सोनॉमिक एड में ही आते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स हैं, फिर एक टैक्सोनॉमिक की होता है, म्यूजियम्स हैं। तो ये ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर जा करके वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं लाइव फॉर्म में या डेड फॉर्म में, उनको देख करके हम उनके आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को समझते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज में टैक्सोनॉमिक एड मदद करता है। तो कौन कौन से टैक्सोनॉमिक एड होते हैं, ये इनके बारे में जान लें। तो टैक्सोनॉमिक एड्स में हम लोग को पढ़ना है हर्बेरियम के बारे में, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड्स में हम लोग को पढ़ना है बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो बॉटनिकल गार्डन हो गया, म्यूजियम हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। बॉटनिकल गार्डन हो गया, फिर म्यूजियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। म्यूजियम क्या होता है, क्या किस तरह से ये मदद करता है। जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ना है, जूलॉजिकल पार्क्स जिनको जूस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर टैक्सोनॉमिक की आती है, की उसको बोला जाता है केवल, टैक्सोनॉमिक की कहा जाता है, की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टैक्सोनॉमिक एड में क्या क्या हो गया, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और की। इन 5 टैक्सोनॉमिक एड का जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया है। इसके अलावा
3-4 टेक्सोनॉमिक एड और हैं, उनके भी नाम आप मेंशन कर देंगे, उनको एक ही पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर दिया है। तो जो टेक्सोनॉमिक एड है उसमें फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, तो उसमें लिख लेंगे फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गया, मोनोग्राफ हो गया, ठीक है। तो फ्लोरा हो गया, और कैटालॉग भी होता है, तो ध्यान रखेंगे कैटालॉग, 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 तो फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटालॉग, ये एक ही पैराग्राफ में दिक्कत है, इसीलिए इसको हमने ब्लू पेन से लिखा। तो इतने सारे टेक्सोनॉमिक एड यानी 9 टेक्सोनॉमिक एड का जिक्र है एनसीईआरटी बुक में। सबसे पहले हम लोग हर्बेरियम का डिस्कशन करेंगे। तो हर्बेरियम क्या है? तो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। ठीक है, तो आइए पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो हर्बेरियम क्या है? तो हर्बेरियम is a store house of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved ऑन शीट्स। यानी हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है और उस स्टोर हाउस में बहुत सारी हर्बेरियम फाइल्स रखी रहती हैं, और हर हर्बेरियम फाइल को जब आप खोलेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर साइज के शीट्स होते हैं, वाइट शीट्स होती हैं यूजुअली, और उन शीट्स के ऊपर जो कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन है, मतलब जैसे किसी प्लांट की पत्ती आप तोड़ लिए हैं या किसी प्लांट की टहनी तोड़ लिए हैं, और उस स्पेसिमेन को आप पहले सुखा लेते हैं, उसको दबा करके, ताकि वो आसानी से शीट पर लग जाए, और उस शीट पर आप उसको चिपका देते हैं और उस पर कुछ केमिकल छिड़क देते हैं जिससे कि वो प्रिजर्व रहे, इंसेक्ट उनको या फंजाई उनको या माइक्रोब उनको डिस्ट्रॉय ना करने पाए। तो ये बात समझ में आ गया? तो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। यानी हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, एनिमल स्पेसिमेन नहीं रखे जाते, ध्यान रखिएगा। और प्लांट को लिविंग फॉर्म में नहीं रखा जाता है, प्लांट को डेड फॉर्म में रखा जाता है। पूरा प्लांट अगर रख सकते हैं तो रख सकते हैं शीट के ऊपर। अगर छोटे प्लांट है, हर्ब है, इतने ही बड़ा प्लांट है और वो हर्ब है तो आसानी से प्रेस हो सकता है। अब आम के पेड़ को उखाड़ करके आप शीट पर तो नहीं लगा पाएंगे ना, तो आम के पेड़ की पत्ती का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर्बेरियम में प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है, डेड प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है या उसके पार्ट को रखा जाता है। आई बात समझ? अब यहाँ रखना है कि ध्यान रखना है कि जो हर्बेरियम शीट्स होती हैं उस पर क्या लिखा जाता है। तो ध्यान रखें कि हर्बेरियम शीट्स जो होती हैं, आप लोग लैब में हर्बेरियम शीट्स बनाएंगे, हर्बेरियम शीट्स मार्केट में मिलती है, हर्बेरियम फाइल मिलती है, उसमें शीट्स आपको कुछ प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट करके सुखा करके प्रेस करके लगाना पड़ता है। उसमें राइट साइड में एक टेबल, एक बॉक्स बना रहता है राइट कॉर्नर पर। तो राइट कॉर्नर पर बॉक्स एट राइट कॉर्नर ऑफ शीट, और इसमें कुछ आपको इंफॉर्मेशन लिखना पड़ता है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन लिखना पड़ता है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखना पड़ता है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखना पड़ता है? तो एक तो जो आपका प्लांट स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया है उसको आपने शीट पर प्रेस करके लगा दिया। ठीक है, मान लीजिए कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन है और इसको आपने इस पर टेप की मदद से जैसे भी हो इस पर आपने इसको चिपका दिया। तो ये प्लांट स्पेसिमेन जो है इस शीट पर आ गया। और जो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर लिखेंगे वो क्या क्या लिखेंगे? इस प्लांट का लोकेशन जहाँ से ये मिला है, डेट, ठीक है, डेट, किस डेट को आपने इस प्लांट को वहाँ से पाया है, इसकी क्या लोकेशन थी, इसका जो कॉमन नेम है, इसका इंग्लिश में जो नेम होता है इसका कॉमन नेम आप लिखेंगे, इसका इंग्लिश में जो नेम होता है वो लिखेंगे, इसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम आप इसका लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और जो इंफॉर्मेशन आप देंगे
कॉमन नेम, इंग्लिश नेम, साइंस बॉटनिकल नेम, डेट ऑफ कलेक्शन हो गया, लोकेशन हो गया। उसके बाद कलेक्टर्स नेम, जो कलेक्टर्स नेम है जिसने इसको कलेक्ट किया है वो अपना नाम लिखेगा। उसके बाद फिर इसमें आपको ध्यान रखना है इसकी फैमिली भी लिखनी होगी, ठीक है, इसकी फैमिली भी लिखनी होगी। ये क्लियर हो गया? तो ये होता है हर्बेरियम शीट पर कौन कौन से इंफॉर्मेशन आप देते हैं और वो किस साइड में आपको देना होता है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सारी हर्बेरियम शीट्स होते हैं दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा उस हिसाब से इन शीट्स को अरेंज करना पड़ता है। तो आप यहां मेंशन कर लेंगे हर्बेरियम शीट्स आर अरेंज्ड, हर्बेरियम शीट्स आर अरेंज्ड according to universally accepted classification system, accepted classification system, according to universally accepted classification system, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये फ्यूचर यूज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सके। मान लीजिए किसी को देखना है, किसी को समझना है, तो ये सबसे आसान तरीका होता है। वो सबसे जल्दी में आप अगर कोई चीज़ आपको समझना है, देखना है, तो आप हर्बेरियम में चले जाइए और वहाँ पर आप फाइल खोलिए, शीट्स देखिए, उसके ऊपर प्लांट लगा है, उस पर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ लीजिए। तो एक क्विक रेफरल सिस्टम के रूप में यूज होता है। रेफरल मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ कहीं भेजनी है, आसानी से भेजनी है और उसको समझ आसानी से आ जाएगा देख करके, तो क्विक रेफरल सिस्टम, एक तेजी से आप किसी चीज़ को जल्दी समझाना चाहें तो वो हर्बेरियम शीट से संभव है। तो क्विक रेफरल सिस्टम का मतलब है बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से, बहुत ही शीघ्रता से आप कोई चीज़ किसी को समझाना चाहें या ट्रांसफ़र करना चाहें, शीट देना आसान है, शीट खोल करके चीज़ों को ऑब्जर्व करना आसान है, ठीक है। तो हर्बेरियम एक क्विक रेफरल सिस्टम का काम करता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इट इज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज, इट सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज, सर्व्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो ये टैक्सोनॉमिक स्टडीज में एक क्विक रेफरल सिस्टम के रूप में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो हर्बेरियम शीट होता है उसके ऊपर जो कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन है उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। कुछ चीजें बॉक्स में लिखनी पड़ती हैं, कुछ चीजें साइड में आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑन शीट ये भी मिलता है। डिस्क्रिप्शन तो इस प्लांट के बारे में जो मोटा मोटा इंफॉर्मेशन होता है, मेजर इंफॉर्मेशन होता है, मोटा मतलब मेजर इंफॉर्मेशन होता है, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, बॉटनिकल गार्डन में देखिए क्या होता है। बॉटनिकल गार्डन्स ये क्या होते हैं? देखिए, बॉटनिकल गार्डन्स जो है ये गार्डन्स होते हैं, छोटे गार्डन्स होते हैं या बड़े गार्डन्स हो सकते हैं, और इनमें कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होता है। इसमें कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, इसमें लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है, प्लांट स्पेसिमेंस, ठीक है। तो इसमें लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है और स्पेसिमेन के रूप में होता है। ये नहीं कि पता चला कि पूरे बॉटनिकल गार्डन में आम का पेड़ लगा दिए तो कोई आम की फसल थोड़ी लगाई जा रही है, या पूरे बॉटनिकल गार्डन में गेहूं का खेती कर दी है। स्पेसिमेन के रूप में लगाया जाता है हर तरह के प्लांट, जितना ज़्यादा तरह के प्लांट्स उस क्लाइमेट, उस एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, जिस जगह बॉटनिकल गार्डन है उसमें हर तरह के प्लांट को जगह जगह से ला करके वहाँ प्लांट कर दिया जाता है। ये नहीं कि केवल एक ही तरह का प्लांट आपको वहाँ दिखेगा, तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा वैरायटी दिखेगी प्लांट की उस एरिया के बॉटनिकल गार्डन में। और बॉटनिकल गार्डन जो है स्कूल और कॉलेजेस भी अपने कैंपसेस में बनाते हैं, ताकि वहाँ जो विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, वो भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज से होता है, ठीक है, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मदद करता है।
आइडेंटिफिकेशन में तो सभी मदद करते हैं, तो बॉटनिकल गार्डन भी आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। ठीक, तो बॉटनिकल गार्डन में जिंदा प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ आपको जिंदा प्लांट स्पेसिमेन मिलेगा। हर्बेरियम में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको डेड प्लांट स्पेसिमेन मिलेगा या प्लांट का पार्ट मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन का नाम है। तो दुनिया का कहा जाए तो बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है क्यू इंग्लैंड। तो बॉटनिकल गार्डन ऑफ क्यू, ठीक है, बीजी मतलब बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन जो क्यू या इंग्लैंड में है, क्यू इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ का बॉटनिकल गार्डन दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये फेमस बॉटनिकल गार्डन होगा। उसी तरह से इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, शिवपुर कोलकाता हावड़ा में है। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कोलकाता में लोकेटेड है। बॉटनिकल गार्डन का दूसरा एग्जाम्पल है इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। हावड़ा आप जानते होंगे, हावड़ा कोलकाता बहुत बड़ी जगह है। कोलकाता में ही एक छोटा सा कस्बा है हावड़ा। तो कस्बा भले हम कह रहे हैं, लेकिन वहाँ जब आप कोलकाता पहुँचेंगे तो बहुत बड़ा इलाका है खैर हावड़ा। तो ये हावड़ा में लोकेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, HOWRAH। तो हावड़ा में, तो कई बार ऑल्टरनेट में हावड़ा में देखे कोलकाता रहता है तो कोलकाता आंसर होगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट इन इंडिया, याद रखेंगे, लार्जेस्ट इन इंडिया। उसके बाद तीसरा जो बॉटनिकल गार्डन जिसका जिक्र है NCERT बुक में, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, उसको वहाँ उसी में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में है ये, यूपी में। तो ये ध्यान रखेंगे, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। और ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, यूपी में। और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, WP में लिखा है। तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ पर है? ये यूपी में है। और इसी नेशनल बॉटनिकल गार्डन में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है। तो बॉटनिकल गार्डन भी टेक्सोनॉमी एड में आता है, प्लांट को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है, क्योंकि एक ही जगह बहुत सारे प्लांट वहाँ मौजूद रहते हैं, आप आसानी से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक बात और, बॉटनिकल गार्डन में जो पेड़ लगाए जाते हैं उन पेड़ों के ऊपर एक ऐसे पट्टी लगा दी जाती है, एक प्लेट लगा दी जाती है, या इस पेड़ के बगल में एक प्लेट लगा दी जाती है, या तो इस पेड़ पर ही वो लोहे की प्लेट ठोक दी जाती है अगर मोटा पेड़ है, और अगर कोई छोटा हर्बेशियस पेड़ है जिसमें आप प्लेट नहीं ठोक सकते क्योंकि तना बहुत कमजोर है, काटी जाएगी तो तना टूट जाएगा, तो उसके बगल में एक आप इस तरह से तख्ती लगा देते हैं स्टैंड के ऊपर, और इसके ऊपर उस प्लांट का बॉटनिकल नेम लिख देते हैं और उसकी फैमिली लिख देते हैं। ये तो लिखना अनिवार्य है, बॉटनिकल नेम, ताकि कोई भी दुनिया में कहीं से आए तो उसको पहचान सके। लोकल नेम लिखेंगे तो वो विदेशी नहीं पहचान पाएगा, साइंटिस्ट, विदेशी साइंटिस्ट की वो कौन सा पेड़ है। तो बॉटनिकल नेम लिखेंगे और उसकी फैमिली लिख देंगे, कि जैसे आम का पेड़ अगर बॉटनिकल गार्डन में लगा हुआ है तो उसके तने पर एक प्लेट कील से ठोक दी जाएगी और उस पर लिख दिया जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डिएसी। ठीक है, तो ये होता है बॉटनिकल गार्डन। तो म्यूजियम का डिस्कशन करेंगे। तो जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे आप किसी फोर्ट में जाइए, किले में जाइए, तो वहाँ भी म्यूजियम होता है, और उस किले में क्या मिलता है? उस किले का मालिक जो कभी कोई राजा रजवाड़े रहे होंगे उनकी फ़ोटो लगी रहती है, उनके वेपन्स, तलवार, भाले, ढाल, उनका जो अपने शरीर पर जो बख्तर बंद पहनते थे, लोहे के जो जाल पहनते थे, युद्ध के समय जाते थे, वो पड़ा रहता है। उनकी पलंग, उनके झूले, ये सब अटीक आइटम्स जो हैं वो रहते हैं म्यूज़ियम में। ठीक है, साइंस म्यूज़ियम में जाएंगे तो वहाँ आपको फिजिक्स के तमाम
मॉडल्स बना के रखे गए होंगे। प्लैनेट्स, प्लेनेटोरियम जाएंगे तो वो भी एक तरह का म्यूजियम ही है, वहाँ पर आपको तमाम चीज़ों के मॉडल भी मिलेंगे। तो म्यूजियम में हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, साइंस की, बायोलॉजी की, मतलब सब तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन हम जब यहाँ म्यूजियम की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात करते हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमिस्ट जो है वो हिस्टोरिकल म्यूजियम में जाके क्या करेगा, राजा का मुकुट और तलवार देख के क्या करेगा, तो उसको तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला म्यूजियम चाहिए। तो म्यूजियम में बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात की जाती है। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम में क्या होते हैं, इसमें डेड प्लांट और एनिमल्स के स्पेसिमेंस होते हैं। तो डेड प्लांट एंड एनिमल दोनों का ध्यान रखिएगा, एनिमल स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड। तो डेड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पस, आइडेंटिफिकेशन पर्पस, अध्ययन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए ये डेड और एनिमल और प्लांट स्पेसिमेन वहाँ रखे जाते हैं। ये जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं, स्कूल कॉलेजेस भी अपने यहाँ रखते हैं। जैसे यहाँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी आपको बायोलॉजिकल म्यूजियम मिलेगा, ठीक है। कभी अगर आपको मौका मिला DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जाइए तो जूलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें ऊपर है बायोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। तो वहाँ पर आपको खैर वो जूलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ ज़्यादातर आपको जो भी स्पेसिमेन मिलेंगे वो एनिमल स्पेसिमेन मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया बायोलॉजिकल म्यूजियम में क्या होता है, डेड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ एनिमल्स को स्टफ कर दिया, जैसे एनिमल है तो अंदर का पूरा फ्लैश निकाल दिया जाएगा, केवल उनकी स्किन ही रहेगी ऊपर से। जैसे मान लो टाइगर है तो टाइगर मरा हुआ है तो अंदर का हड्डी, मसल सब निकाल दिया, टिश्यू सारे निकाल दिए, केवल स्किन रहने दिया, और अंदर को स्टफिंग डाल दिया, किसी चीज की स्टफिंग डाल दिया, अंदर भूसा डाल दिया, अंदर कॉटन डाल दिया, कुछ ऐसा चीज डाल दिया तो सड़े ना। तो ऊपर से तो टाइगर जैसा ही दिखेगा ऐसे, लेकिन अंदर उसके क्या है, स्टफिंग्स हैं। तो इसमें याद रखेंगे कि म्यूजियम में स्टफ्ड एनिमल्स भी रखे जाते हैं। तो याद रखेंगे कि इसमें लार्ज एनिमल्स को जो है, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स जैसे हाथी है तो लार्ज एनिमल्स एंड लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे शुतुरमुर्ग है, बर्ड्स है और मैमल्स। So large animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Are usually stuffed and preserved. ठीक है। तो प्रिजर्व तो करना ही पड़ेगा ना, स्किन तो है ना उसकी, तो स्किन को तो प्रिजर्व करना ही पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे पक्षी हैं, कुछ बड़े मैमल्स हैं बड़े, उनको स्टफ करके प्रिजर्व करके रखा जाता है। और जो छोटे एनिमल्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, खासकर प्लांट्स और एनिमल्स को जार्स में या बॉटल्स में केमिकल सोल्यूशन में डिप करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव्स, तो कंटेनर्स में, ठीक है, जार्स में, ठीक है, इन प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो छोटे प्लांट और एनिमल्स होंगे, उनको कंटेनर्स या जार्स में रखेंगे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाल करके। जैसे मान लो आपको सांप का स्पेसिमेन देखना है तो एक जार मिलेगा, उस जार में सांप रहेगा मरा हुआ, उसमें सॉल्यूशन डाला गया रहा होगा। सॉल्यूशन किस चीज का होता है, प्रिजर्वेटिव का सॉल्यूशन रहता है, जिससे कि सांप सड़े ना, टिश्यू उसकी सड़े ना, समझ में आया। तो म्यूजियम में जाएंगे तो डेड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन प्रिजर्व रहेंगे जार और कंटेनर में, उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन पड़ा रहेगा। या अगर बड़े एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स और मैमल्स, तो वो स्टफ्ड रहेंगे, मतलब उनका स्किन के अंदर का सब चीज निकाल दिया जाएगा, मसल बोन सब निकाल दिया जाएगा और अंदर स्टफिंग भर दी जाएगी, ठीक है। और तरह तरह के मटेरियल आते हैं स्टफिंग भरने के लिए, और स्किन ना सड़े इसलिए स्किन के ऊपर भी स्प्रे कर दिया जाता है ताकि स्किन जो है खराब ना हो। तो आपको अगर किसी म्यूजियम में घुसेंगे हाथी खड़ा मिलेगा, आपको टाइगर खड़ा मिलेगा, तो वो जिंदा थोड़ी ना मरा हुआ है, और उसके अंदर उसके फ्लैश नहीं है, उसके बोन्स नहीं है, उसके अंदर स्टफिंग्स है, ठीक है। ये डायनासोर है, डायनासोर का स्केलेटन, हड्डी, आप देखिए बहुत बड़े म्यूजियम में डायनासोर रखा मिलता है, तो डायनासोर का क्या दिखता है, केवल बोन दिखता है, लेकिन वो डायनासोर का ओरिजिनल बोन तो नहीं है, वो डायनासोर की एक आकृति बनाई गई है हड्डी जैसे स्ट्रक्चर से। वो सारी हड्डी, पूरी की पूरी हड्डी डायनासोर की नहीं होगी,
वो हड्डी बनाया गया है आर्टिफिशियल बोन और उसे डायनासोर का एक रूप दिया गया है। समझ में आया? तो इस तरह के भी स्ट्रक्चर्स आपको म्यूजियम में मिलते हैं। आपको म्यूजियम में इंसेक्ट बॉक्सेस मिलेंगे, उसमें इंसेक्ट को मार करके, ठीक है, उसको पिन कर दिया जाता है बॉक्स में। कई बार आप दीवारों पर देखेंगे तमाम रंग बिरंगी तितलियां जो है बॉक्स के अंदर आपको दिखेंगे, शीशे से कवर्ड रहती है वरना कोई इसको छू न ले, तो अंदर रंग बिरंगी तितलियां जो है उनको पिन से टांगा गया रहता है बॉक्स के अंदर। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो उसमें इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। तो इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आफ्टर कलेक्टिंग, उनको मारा जाता है, किलिंग एंड पिनिंग। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड पिन लगा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इंसेक्ट बॉक्सेस होंगे, इसमें तमाम तरह की बटरफ्लाईज आपको अलग अलग प्रजातियों की इस बॉक्स में चिपकी हुई मिलेगी। इनको पिन किया जाता है, इनको पिन लगाया जाता है इनके ऊपर ताकि वो उसी पर टंगी रहे। तो ये इंसेक्ट बॉक्सेस हो गए। क्लियर हो गया? तो म्यूजियम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और ये तो पता ही चुके हैं कि इस एनिमल के स्केलेटन भी रहते हैं। मान लो किसी एनिमल का ऊंट है तो ऊंट का पूरा हेड, खोपड़ी भी रहेगी, उसका नेक भी रहेगा, उसका पूरा वर्टिब्रल कॉलम भी रहेगा, उसका पूरा रिब्स भी रहेगा। तो इसमें एनिमल के स्केलेटन भी रहते हैं म्यूजियम में। तो स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये भी आपको म्यूजियम में दिखेंगे और उस स्केलेटन को पूरा बना दिया जाएगा उस एनिमल जैसा ही। ठीक है ना? अब हम जूलॉजिकल पार्क की बात करेंगे। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंट इन केयर ऑफ ह्यूमन। तो आप ध्यान रखेंगे। तो जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? जूलॉजिकल पार्क्स में, अब जूलॉजिकल पार्क में गाय नहीं रखा जाएगा, कुत्ता नहीं रखा जाएगा, गधा नहीं रखा जाएगा, वहां वाइल्ड एनिमल्स रखे जाएंगे। ये सब तो पेट्स हैं। तो वाइल्ड एनिमल जिनको हम पेट नहीं बना सकते, उनको जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। तो वाइल्ड जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? प्लेसेस, ये शहर के बाहर, एकदम शहर के बीचों बीच नहीं रखते, खतरा हो सकता है वाइल्ड एनिमल कभी जूलॉजिकल पार्क से निकल के बाहर चला आया, तो उसको ऐसे जगह बनाया जाता है जो बहुत ज्यादा दूर भी ना हो शहर के, ताकि लोग, उनका पर्पस क्या है जूलॉजिकल पार्क का, कि बच्चे बड़े जाएं उस जानवर के फूड हैबिट और बिहेवियर के बारे में जानकारी हासिल करें कि कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं। जू इसीलिए तो आप जाते हैं हाथी देखने, गैंडा देखने, ठीक है, कि वो कैसे दिखता है, कैसे बैठता है, कैसे सोता है, क्या खाता है। ठीक है, तो यही चीज देखा जाता है। तो ये भी तो एक स्टडी है ना, आइडेंटिफिकेशन स्टडी, स्टडी का ही पार्ट है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर kept in are kept in protected environment under human care। ये ध्यान रखना है, under human care, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू लर्न अबाउट फूड हैबिट्स, ठीक है, एंड बिहेवियर, ठीक है, फूड हैबिट एंड बिहेवियर, ये ध्यान रखेंगे। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि इसको जू भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? जू भी कहा जाता है। ये क्लियर हो गया? और यहां पर कोशिश की जाती है कि इनको वो सारे कंडीशन दिए जाएं जो नेचुरल कंडीशन जैसा है उनका। ठीक है, मतलब अब जू में रखा जाएगा तो जू में पिंजड़ा तो रहता ही है, खाना वाना देना है तो क्या करना पड़ेगा, और साथ में पिंजड़े से सटा हुआ एक छोटा सा एक इलाका होगा, सब पेड़ लगे होंगे, चट्टान लगे होंगे, थोड़ी सी उसमें पानी जो स्ट्रीम बह रही होगी, ताकि उनको फीलिंग आए कि हम नेचुरल कंडीशन में हैं, वरना वो बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये भी एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है।
तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एनिमल्स आर प्रोवाइडेड, जू में एनिमल्स आर प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट सिमिलर नेचुरल एनवायरमेंट या कंडीशन एज दैट ऑफ फॉरेस्ट। तो एनिमल्स आर प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट सिमिलर नेचुरल कंडीशंस एज दैट ऑफ फॉरेस्ट, जो उनका, ठीक है, जो नेचुरल कंडीशन रहता है जंगल का, उसी तरह का कंडीशन जो है वो जू में देने की कोशिश की जाती है। ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो पर्पस है वो आपको पहले ही बता दिया गया है कि फूड हैबिट और बिहेवियर, मुख्यतः इन्हीं चीजों को स्टडी किया जाता है जू में जा करके बच्चों के द्वारा, बड़ों के द्वारा। अब हम लोग कीज की बात करेंगे। तो कीज क्या होते हैं? तो कीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो की क्या होता है, ठीक है, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये जितने भी टैक्सोनॉमिक एड्स हैं वो सब के सब आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, पहचान के लिए, ठीक है। पहचानेंगे कैसे? जब उसकी प्रॉपर्टीज आप समझेंगे। डिस्क्रिप्शन, तो की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स on the basis of similarities and differences या dissimilarity भी आप लिख सकते हैं, similarities and dissimilarities, ठीक है, similarities and dissimilarities, ये क्लियर हो गया। और की इज बेस्ड ऑन a pair of contrasting, अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि की इज बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर्स। तो की इज बेस्ड ऑन a pair of contrasting character, की इज बेस्ड ऑन a pair of contrasting character, a pair of contrasting character, a pair of contrasting character, a pair of contrasting characters called couplet। उस पेयर को क्या कहते हैं? कपलेट, called couplet। अभी समझा, called couplet, ठीक है। It represents the choice made between the two opposites, it represents the choice made between two opposite options, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं दो, इसीलिए कहा जाता है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और उनको कहा जाता है कपलेट, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें चॉइस मिलता है दो अपोजिट ऑप्शन का। जैसे क्या है कि हेयर, तो हेयर एक कैरेक्टर हो गया। अब हेयर में दो चॉइस होगा, प्रेजेंट की एब्सेंट। तो प्रेजेंट और एब्सेंट ये दो ऑप्शंस हो गए और अपोजिट ऑप्शंस हो गए, ठीक है। तो हेयर इज अ कैरेक्टर और उसमें दो ऑप्शंस हो गए, हेयर होगा या हेयर नहीं होगा। तो यही तो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कि हेयर प्रेजेंट एक स्टेटमेंट हो गया और हेयर एब्सेंट दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसका ध्यान रखेंगे कि तो इसमें एक एक्सेप्ट होगा, दूसरा क्या होगा? रिजेक्ट होगा। एक ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे, दूसरा ऑप्शन रिजेक्ट करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को लेकर के। जैसे लिजर्ड आ गया, तो लिजर्ड में हेयर प्रेजेंट हेयर एब्सेंट, तो क्या करेंगे? हेयर एब्सेंट। हाथी आ गया, हेयर प्रेजेंट हेयर एब्सेंट, हेयर प्रेजेंट। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है।
तो वन ऑप्शन इज एक्सेप्टेड, यहां लिख लेंगे वन ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड वन इज रिजेक्टेड। वन ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। जब किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए जब आप कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि चलो देखें बाल है कि नहीं, तो है कि नहीं, तो है कि नहीं में है या नहीं में से एक ऑप्शन चूज करेंगे ना जब उस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। तो ऐसे ही 10 कैरेक्टर उठाए, 10 ऑर्गेनिज्म आपके पास है, तो उन कैरेक्टर के बेसिस पर पहले एक कैरेक्टर यूज करेंगे जिससे एक ऑर्गेनिज्म और बाकी को अलग करेंगे, फिर दूसरा कैरेक्टर यूज करेंगे जिससे एक और ऑर्गेनिज्म और बाकी को रिफर करेंगे। तो ऐसे अलग अलग करते जाएंगे ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर सोच के, और उसमें हर कैरेक्टर में आपको 2 ऑप्शन देना पड़ेगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो उसमें से एक ऑप्शन आप चूज करेंगे। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ईच स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। ईच स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आप देंगे उसको लीड कहा जाता है। तो आप यहां पर मेंशन करेंगे ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। ईच स्टेटमेंट in a key is called lead. Each statement in a key is called lead. ये आपको ध्यान रखना है। तो लीड क्या है, कपलेट क्या है? लीड क्या है, कपलेट क्या है? तो कपलेट जो है अपोजिंग ऑप्शंस है। जब हम बोलते हैं ना कपलेट, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड कपलेट, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द 2 ऑप्शंस। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड लीड। आइए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए जैसे 5 एनिमल आपके सामने ला के रख दिए गए। सैलामेंडर है, टाइगर है, गोरिल्ला है, ह्यूमन है, और एक मान लेते हैं लिजर्ड है, ठीक है। तो लिजर्ड हो गया, सैलामेंडर हो गया, टाइगर हो गया, गोरिल्ला हो गया और ह्यूमन हो गया। अब इनको आपको सेपरेट करना है आइडेंटिफाई करके। आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन। अब देखिए, कहने के लिए तो सारे ये एनिमल हैं, तो ये सब एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे किंगडम एनिमेलिया में। लेकिन जब हम किंगडम के बाद फाइलम में आएंगे, तो जब फाइलम की बात करेंगे तो सारे कॉर्डेट हैं, तो फाइलम कॉर्डेटा में रखे जाएंगे। लेकिन जब इसके बाद हम और नीचे आएंगे, क्लास में आएंगे, तो क्लास लेवल पर अब सैलामेंडर क्लास एम्फीबिया का मेंबर है, लिजर्ड क्लास रेप्टिलिया का मेंबर है, गोरिल्ला, टाइगर, ह्यूमन ये क्लास मेमिलिया का मेंबर है। तो इसमें सेम क्लास नहीं है सबका, सेम किंगडम है, सेम फाइलम है, लेकिन यहाँ क्लास अलग हो जाएगा, समझ में? और क्लास के बाद फिर और अंदर आएंगे तो टाइगर का ऑर्डर अलग है, कार्निवोरा, और ह्यूमन और गोरिल्ला का ऑर्डर अलग है, प्राइमेटा। तो ये दोनों अलग ऑर्डर से बिलोंग करेंगे, टाइगर अलग ऑर्डर से बिलोंग करेगा। फिर इसके और अंदर जाएंगे तो फैमिलीज आएंगी, फैमिलीज सेपरेट हो जाएंगी। तो ये जो की का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक तरह से टेक्सोनॉमिक सेपरेशन, कैटेगरीज को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, फैमिली लेवल पर, ऑर्डर लेवल पर, ठीक है ना। तो ये चीज एनसीईआरटी बुक लिखती है कि सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड। तो सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड, separate taxonomic keys are required for each taxonomic category, for each taxonomic category, like family, order, ठीक है, जीनस, ये सब लिख लेंगे, लाइक फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। लाइक ऑर्डर पहले होता है ना, फैमिली बाद में होता है ना, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एक्सेट्रा। क्लास भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं क्लास नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी मिलता है। और कीज जनरली एनालिटिकल इन नेचर, इसमें आप एनालिसिस करते हैं, तो ये भी लिख लेंगे, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर,
एनालिटिकल इन नेचर। कीज जो है वो एनालिटिकल होता है, एनालिसिस करना पड़ता है। अब देखो समझो तो की क्या है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। तो इनको आप कैरेक्टर के आधार पर अलग करेंगे। जैसे अब इसमें आपने एक लीड इस्तेमाल किया। क्या लीड इस्तेमाल किया कि हेयर, हेयर इज अ लीड, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। या स्किन, ड्राई स्किन, ड्राई स्किन इज अ लीड, ठीक, हेयर हो गया, ड्राई स्किन हो गया, और भी बहुत सारे कैरेक्टर। तो पहले सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं लीड के रूप में। जैसे फर्स्ट लीड है, फर्स्ट लीड हमने क्या यूज किया, ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन जो है वो लीड हो गया। अब इसके दो ऑप्शंस आएंगे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दो आएंगे, ड्राई स्किन प्रेजेंट, ड्राई स्किन एब्सेंट आएगा। तो ड्राई स्किन प्रेजेंट या ड्राई स्किन एब्सेंट, यस और नो, इसी को बोलते हैं कपलेट, अपोजिट ऑप्शंस। ड्राई स्किन इज लीड, और इस लीड के दो ऑप्शंस आएंगे जिनको कपलेट कहा जाएगा, यस और नो, ये ध्यान रखना है। तो नो हो गया और यस हो गया, नो यस। तो इनमें देख लीजिए किसमें ड्राई स्किन नहीं होती है। तो ड्राई स्किन, इसमें ह्यूमन की स्किन ड्राई नहीं है, टाइगर की स्किन ड्राई नहीं, गोरिल्ला की नहीं, एम्फीबिया के मेंबर की स्किन ड्राई होती है, स्किन लसलसी होती है, सॉरी ड्राई नहीं होती है, बाकी सबकी स्किन ड्राई होती है। तो सैलामेंडर में नो आ गया, ड्राई स्किन नो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सैलामेंडर। तो इसमें से सैलामेंडर अलग हो गया, अलग हो गया कि नहीं अलग हो गया। अब सैलामेंडर अलग हो गया, लेकिन अभी भी लिजर्ड, गोरिल्ला, टाइगर, ह्यूमन, ये सब इसमें आ गए। यस वाले में ये सब आ गए। तो ऐसा लीड लेना है, ऐसा लीड लेना है जिससे सिर्फ एक बंदा अलग हो, बाकी सब अलग ना हो। वो स्टेप बाय स्टेप अलग करते जाना है, धीरे धीरे अलग करते जाना है। आप समझ में लीड का मतलब। तो लीड एक को बाकी से अलग करने वाला स्टेटमेंट है, और उसके दो ऑप्शंस होंगे, कंट्रास्टिंग ऑप्शन, कंट्रास्टिंग अपोजिट ऑप्शन, यस नो, उनको कपलेट बोला जाता है। तो कपलेट यहां पर क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कपलेट। तो यहां कपलेट क्या हुआ, कपलेट में एक ऑप्शन था ड्राई स्किन प्रेजेंट, और दूसरा ऑप्शन क्या था, ड्राई स्किन एब्सेंट। इनको बोला जाता है कपलेट। तो ड्राई स्किन प्रेजेंट, ड्राई स्किन एब्सेंट, तो ये कपलेट हो गए और ये लीड हो गया। अब समझ में आए, यस नो कपलेट हो गए और ड्राई स्किन क्या हो गया, लीड हो गया। अब फिर दूसरा हम लीड लेके आते हैं हेयर, ठीक है। तो अब दूसरा लीड हो गया हेयर, जो कि बाकी को में से एक मेंबर को अलग करना है। तो अब हम यहां लिख दिए हेयर, अब हेयर आप लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा लीड के रूप में सेकंड लीड आपने इस्तेमाल किया, सेकंड लीड लिख दिया हेयर, ठीक। अब हेयर जब आप लिख देंगे तो ये सेकंड लीड हो गया। अब इस सेकंड लीड में आप देखेंगे क्या होगा, इस सेकंड लीड में क्या होगा। अब जो बचे हुए हैं इसमें ह्यूमन में हेयर है, टाइगर में हेयर है, गोरिल्ला में हेयर है, लिजर्ड में हेयर नहीं, तो यहां भी नो हो गया और यस हो गया। समझ में? तो हेयर इज ऑल्सो अ लीड, और इसके दो कपलेट्स हो गए, यस नो, हेयर प्रेजेंट और हेयर एब्सेंट। ये दो अपोजिंग कपलेट्स हो गए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बता रहे हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब हेयर है और उसका कंट्रास्टिंग हेयर नहीं है। तो ये हो गया लिजर्ड। तो पहले लीड से सैलमेंडर अलग हो गया, दूसरे लीड से लिजर्ड अलग हो गया। पहला लीड क्या था, ड्राई स्किन। अगर आपके पास ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स है तो देखो कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं और इनको अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सेपरेट करते जाते हैं। यानी ड्राई स्किन ने क्या कर दिया, एम्फीबिया को, क्लास एम्फीबिया को बाकी से सेपरेट कर दिया। जब हम हेयर की बात करते हैं तो बचे हुए जो भी ग्रुप हैं उसमें से क्लास रेप्टिलिया को सेपरेट कर दिया। लिजर्ड बिलोंग्स टू रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया। अब ये बाकी बचे हुए मेंबर, अब ये बच गए,
इसमें यस होगा, इसमें सब में हेयर प्रेजेंट है, ह्यूमन, टाइगर, गोरिल्ला। अब इसमें हम थर्ड लीड का इस्तेमाल करेंगे। तो जो थर्ड लीड का इस्तेमाल करेंगे वो होगा अपोजिबल थंब, यानी जो थंब है वो बाकी फिंगर के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पर होता है, तो इसको अपोजिबल थंब कहते हैं। बंदर का देखते हो ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। लेकिन हम लोग का अंगूठा जो है, बंदर का तो ऐसे ही हो जाता है, बंदर भी ऐसे ही होता है। खासकर बहुत सारे एनिमल, टाइगर का अंगूठा जो है वो अपोजिबल नहीं होता है। बंदर का तो होता है अपोजिबल, ह्यूमन का अपोजिबल होता है, गोरिल्ला का अपोजिबल होता है, लेकिन टाइगर का ऐसा थंब नहीं होता है। टाइगर का अंगूठा भी सामने ही होता है। तो जब अंगूठा बाकी फिंगर से 90 डिग्री के एंगल पर होगा तो उसको अपोजिबल थंब कहेंगे, इसीलिए ग्रास्पिंग अच्छी हो जाती है। तो अपोजिबल थंब जो है वो आप लिख लेंगे, अपोजिबल थंब, ये थर्ड लीड हो गया, अपोजिबल थंब। तो अपोजिबल थंब देखोगे तो गोरिल्ला में होता है और ह्यूमन में होता है, टाइगर में नहीं होता है। अपोजिबल थंब टाइगर में नहीं होता है। तो अपोजिबल थंब की जब हमने बात की तो आप यहां से जो दो कपलेट बनेंगे, थंब एब्सेंट, थंब प्रेजेंट, अपोजिबल थंब की बात कर रहा हूं, अपोजिबल थंब एब्सेंट, अपोजिबल थंब प्रेजेंट, ये नो हो गया, ये यस हो गया। नो में लिख देंगे टाइगर, तो आपने टाइगर को भी अलग कर लिया, टाइगर को अलग कर लिया। तो लीड 1 से कौन अलग हुआ? सैलामेंडर। लीड 2 से कौन अलग हुआ? लिजर्ड। लीड 3 से कौन अलग हुआ? टाइगर। एनसीईआरटी बुक के सब कुछ नहीं समझाया है, बस लिख दिया है कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है पेयर के रूप में लेंगे, उनको कपलेट कहेंगे, और ये जो पेयर होगा ये अपोजिट ऑप्शंस के रूप में होगा, यस और नो। और जो स्टेटमेंट जिनके आधार पर यस नो होगा उसको लीड बोलेंगे। अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो ये चीज अपने आप नहीं बना पाएंगे, ये जब तक टीचर आपको नहीं समझाएगा। और बाकी फिर रेस्ट बच गए, टाइगर, गोरिल्ला। एक बार फिर अब यहाँ पर फिर उसी तरह से लीड 4 ले लेंगे, जो कि अब ह्यूमन गोरिल्ला को अलग करेगा। फोर्थ लीड लेंगे, तो फोर्थ लीड जो आप लेंगे वो लेंगे बाइपेडल लोकोमोशन, मतलब सीधा खड़ा होकर के चलने वाला प्रॉपर्टी। गोरिल्ला एकदम सीधा खड़ा होकर नहीं चलता है, वो अपने ऐसे चलता है, हाथ और पैर दोनों के मदद से, तो उसको बोलते हैं बाइपेडल लोकोमोशन। तो बाइपेडल लोकोमोशन जब आप फोर्थ लीड लेंगे तो यहां पर भी एक कपलेट आएगा यस और नो का, ठीक है। यहां पर भी एक कपलेट आएगा यस और नो का, यस में हो जाएगा ह्यूमन और नो में हो जाएगा गोरिल्ला। गोरिल्ला हो गया और ये क्या हो जाएगा? ह्यूमन। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एनिमल्स हैं, 5 टेक्सॉन्स हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरीज भी आपने छांट दी। एम्फीबिया छट गया, रेप्टिलिया छट गया, मैमल अलग हो गए, ठीक है। और उसी तरह मैमल में फिर 2 फैमिलीज, मतलब फैमिलीज अलग सेम हो गई। फिर आगे मतलब जीनस इनके अलग हो गए, गोरिल्ला का जीनस अलग है, ह्यूमन का जीनस क्या है? होमो है, अलग है, तो सेपरेट हो गए। तो अब उम्मीद करते हैं कि कपलेट का मतलब क्या है समझ में आ गया होगा, और लीड का मतलब क्या है समझ में आ गया। लीड वो स्टेटमेंट है जिससे कि 2 ऑप्शन जनरेट होते हैं। जो स्टेटमेंट है बॉडी हेयर इज अ स्टेटमेंट, दिस इज लीड। 2 ऑप्शन क्या जनरेट हुए? बॉडी हेयर है, बॉडी हेयर नहीं है, ये कपलेट है, अपोजिंग स्टेटमेंट्स है, ठीक है। ऑप्शन, अपोजिंग ऑप्शन, एक चुनिए, उस एनिमल को सेपरेट करने के लिए एक चुनिए, कोई एक चुनेंगे तो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन जो सेपरेट नहीं होंगे सब एक ही ग्रुप में रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कैरेक्टर चूज करना है। तो इस तरीके से टैक्सोनॉमिक की इसी को, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक की। तो टैक्सोनॉमिक की कोई ताला में डालने वाली चाबी नहीं है, ये तरीका, एक पैटर्न है, एक एनालिटिकल नेचर का एक तरीका है जिसमें आप कपलेट और लीड्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है दे आर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग क्या है? ये है आर मीन्स ऑफ recording descriptions for identification, ठीक है, ध्यान रखिएगा, for identification।
डिस्क्रिप्शंस का रिकॉर्ड रहता है। अब वो डिस्क्रिप्शन प्लेस के बारे में हो सकता है, एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में हो सकता है, लोकेलिटी के बारे में हो सकता है, ये सब रिकॉर्डेड रहता है किताब के रूप में। ठीक है, तो फ्लोरा भी एक किताब है, मैनुअल भी किताब है, मोनोग्राफ भी किताब है, कैटलॉग भी किताब है, जिसमें लोकेशन का डिस्क्रिप्शन रह सकता है, उस प्लांट के हैबिट का डिस्क्रिप्शन रह सकता है, उस प्लांट के बारे में सब कुछ डिटेल रह सकता है। प्लांट में बोल रहा हूँ, एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, फ्लोरा जो है वो प्लांट के लिए होता है। ठीक है, फ्लोरा प्लांट के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, वो एनिमल के लिए नहीं होता है। ये क्लियर हो गया? तो ये सारे टर्म्स जो है ये वास्तव में है क्या? ये किताब है जिनके अंदर रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशंस होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जिनसे कि हम पहचान पाते हैं उस प्लांट या उस एनिमल के बारे में। तो आइए अब सबको अलग अलग समझते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा क्या है? इसको देखते हैं। तो फ्लोरा इज अ बुक और एक्चुअल अकाउंट ऑफ habitat and distribution of plant, habitat and distribution of plant। तो ये किताब है या उसी को एक्चुअल अकाउंट बोलते हैं ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स, और कहाँ? पूरे धरती पर नहीं, एक गिवन एरिया में, इन अ गिवन एरिया, इन अ गिवन एरिया आप लिख लेंगे। ठीक है, गिवन एरिया, और ये इंडेक्स प्रोवाइड करता है गिवन एरिया। इट प्रोवाइड इंडेक्स, इट provide index to plant species, it provide index to plant species found in a particular area, found in a particular area। तो फ्लोरा क्या है? तो फ्लोरा is a book or actual account of habitat and distribution of plants in a given area. It provides index to plant species found in a particular area। एक तरह से ये प्लांट स्पीशीज की पूरी सूचना देता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं, उनकी इंडेक्सिंग रखती है। ठीक है, और वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया, और उनका हैबिटेट, किस प्लांट का क्या हैबिटेट है और कौन कौन से प्लांट इस एरिया में पाए जा रहे हैं, उनकी एक इंडेक्सिंग रहती है। अब देखिए, फ्लोरा में तो सिर्फ प्लांट के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र होता है, उसकी इंडेक्सिंग होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं। एनिमल का किस में होता है? तो एनिमल के लिए जो किताब लिखी जाती है, एनिमल के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का जो अकाउंट लिखा जाता है जिस किताब में, या एनिमल का इंडेक्स, एनिमल स्पीशीज जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उसका जो इंडेक्स लिखा था उसको फाना बोला जाता है। क्या बोलाता है? फाना। तो एनसीईआरटी ने फाना का जिक्र नहीं किया है। तो फाना एनिमल पर किताब है और फ्लोरा प्लांट पर किताब है। उस किताब में एक गिवन एरिया में पाए जाने वाले एनिमल स्पीशीज या प्लांट स्पीशीज का जिक्र रहता है, उनके हैबिटेट का और उनके डिस्ट्रीब्यूशन का, दो चीज का जिक्र रहता है, फ्लोरा में प्लांट का, फाना में एनिमल का। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा चीज आता है मैनुअल। ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया का पूरा इंफॉर्मेशन कंपाइल रहता है, तो मैनुअल में एरिया की जानकारी रहती है। ठीक, क्या रहती है? तो इट इज बुक प्रोवाइडिंग कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन, बुक प्रोवाइडिंग कंप्लीट compiled together, compiled information about a particular area, about a particular area, compiled information about particular area with all the families, genera, species, with all the families, पेन नहीं सही है, with all the families, genera, species, families, genera, species for identification,
आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो मैनुअल में, ठीक है, मैनुअल में आपको जेनरा की जानकारी, फैमिली की जानकारी और स्पीशीज की जानकारी मिलती है किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले। यहां पर क्या होगा, प्लांट की जानकारी नहीं है, प्लांट की फैमिली मतलब एनाकार्डिएसी फैमिली, पोएसी फैमिली। जेनरा में जीनस सोलेनम, तो सोलेनम पाए जाते हैं इस एरिया में, और सोलेनम में कौन कौन से स्पीशीज, ये स्पीशीज पाए जाते हैं, मतलब फैमिली तक का जिक्र होता है, जेनरा का जिक्र होता है, स्पीशीज का जिक्र होता है किसी एरिया में। ठीक है, और वहां पर फिर प्लांट का हम हैबिटेट नहीं बताएंगे, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट नहीं बताएंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न नहीं बताएंगे। यहाँ पर क्या था, हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बताते हैं कि उस हैबिटेट में पानी होगा, पहाड़ होगा, बालू होगा, तो बालू में कौन सी प्लांट स्पीशीज, पानी में कौन सी प्लांट स्पीशीज, पहाड़ में कौन सी प्लांट स्पीशीज, ये बताते हैं। यहाँ पर एक तरह से पूरी आप इंडेक्सिंग करते हैं, यहाँ पर हैबिटेट नहीं बताते कि पहाड़ में कौन है, पानी में कौन है, ठीक है, रेत में कौन है। यहाँ सीधे बता देंगे इस इलाके में ये फैमिलीज पाई जाती है, इस इलाके में ये ऑर्डर पाया जाता है, इस इलाके में ये जीनस पाया जाता है, इस इलाके में ये स्पीशीज पाई जाती है। पूरा डिटेल हर स्पीशीज के बारे में, हर फैमिली के बारे में जिक्र रहता है। ठीक, तो ये अंतर है फ्लोरा और मैनुअल में। मोनोग्राफ में सिर्फ एक टेक्सॉन का जिक्र रहता है, मोनो मतलब एक। तो ध्यान रखिएगा, मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ जो होता है इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन, information on, it is a book having detailed information on any one taxon। जैसे केवल टाइगर के बारे में किताब रहेगी, केवल एनाकार्डिएसी फैमिली के बारे में किताब रहेगी, उस फैमिली में बहुत सारे चीज आएंगे। सिर्फ क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में जानकारी रहेगी, या सिर्फ मस्टर्ड के बारे में जानकारी रहेगी, या सिर्फ कटहल के बारे में जानकारी रहेगी। कटहल क्या है, कैसे उगता है, उसका पेड़ कितना बड़ा होता है, कब फल देता है, मतलब तो सब कुछ कटहल के बारे में। या अगर कोई जैसे मैमल्स, तो मैमल्स के बारे में पूरी जानकारी रहेगी, या प्राइमेट्स के बारे में पूरी, मतलब कोई एक टेक्सॉन उठा लो, उसका लेवल कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ जो है, ये ध्यान रखेंगे, अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। अगर किसी किताब में है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ। वो चाहे एनिमल का मोनोग्राफ हो सकता है, चाहे प्लांट का हो सकता है। एनिमल स्पीशीज का उठा लीजिए, एनिमल टेक्सॉन हो या प्लांट टेक्सॉन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब उसके बाद फिर आता है ये कैटलॉग। बचा कैटलॉग, तो लाइब्रेरी में जाते हो, कौन सी किताब किस अलमारी में रखी है, इसका एक लाइब्रेरियन के पास एक लिस्ट होता है, एक कार्ड होता है, और लिखा रहेगा 5वें रो में जो 10 अलमारी है उसमें 6वीं अलमारी के 4थे रैक पर ये किताब है। तो एग्जैक्ट तुम उस किताब पर पहुंच जाते हो। मान लो जो किताब तुमको ढूंढनी है रशियन बुक्स, तो सीधे ये नहीं कि लाइब्रेरी में घुसे और लाखों किताबें हैं, तो अब हर अलमारी खोल के रशियन बुक्स में पर्टिकुलर राइटर की खोज रहे हो, तो पता नहीं तुमको कब वो किताब मिलेगी। तुम सीधे जाओगे उस लाइब्रेरियन के पास, उस किताब का नाम बताओगे, तो वो तुरंत एक कैटलॉग निकालेगा, क्योंकि उसके पास पता है कि रशियन किताबें किस रो में, किस अलमारी के किस रैक पर रखी हैं। तो वो आप कैटलॉग मांगोगे, उस कैटलॉग आपको दे देगा, वो कैटलॉग लेके जाओगे, 4थे रो में 10वीं अलमारी के 3रे रैक पर पहुंच गया, तुमको मिल गया, तो आसानी हो गई ना किताब ढूंढने में। तो कैटलॉग भी उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ऐसे इंफॉर्मेशन देता है आपको। ठीक है, तो कैटलॉग जो लिस्टिंग ऑफ ऑल स्पीशीज इन अल्फाबेटिकल मैनर, लिस्टिंग ऑफ ऑल स्पीशीज इन अल्फाबेटिकल मैनर, इसका डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक में लिखा है। तो लिस्टिंग ऑफ ऑल स्पीशीज इन अल्फाबेटिकल मैनर। मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास में कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं, मैमेलिया का कैटलॉग, तो मैमेलिया का कैटलॉग है, सारी मैमल स्पीशीज का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुमको एक लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, या सोलेनम का कैटलॉग, सोलेनम जाने लो जीनस है, तो उसके सोलेनम नाम से, उसके नाम से जितनी उसके स्पीशीज, उसके अंदर स्पीशीज आएंगी तमाम, उनके अंदर सब स्पीशीज भी आएगा। तो आप सोलेनम नाम से जितने भी प्लांट वैरायटीज स्पीशीज मौजूद है धरती पर, उन सबका एक लिस्ट मिल जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसको कैटलॉग कहेंगे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टेक्सोनॉमिक एड्स होते हैं उसमें जो फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है और कैटलॉग है, इनके डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक में बहुत छोटे दिए हुए हैं, और उनमें लेकिन उनको समझना बहुत जरूरी है। फ्लोरा, फिर से सुन लो, हैबिटेट
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स या प्लांट स्पीशीज जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनकी लिस्ट है विथ देयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और उनका क्या हैबिटेट है। मैनुअल क्या होता है? मैनुअल किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी फैमिलीज पाई जा रही हैं, कौन कौन सी फैमिलीज है, फैमिली भी बता रहा है, ऑर्डर भी बताएगा, जीनस भी बताएगा, स्पीशीज बताएगा, बट उनकी लोकेशन जैसे बट उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नहीं बताएगा, ना ही उनका हैबिटेट बताएगा। एरिया में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, कौन कौन सी फैमिली पाई जाती है, बस उसका डिटेल अकाउंट रहेगा। हैबिटेट और लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नहीं बताएगा। मोनोग्राफ में किसी एक के बारे में, एक टैक्सॉन के बारे में सारी जानकारी, चाहे बर्ड्स, टाइगर, मैंगो, कटहल, बैगन, कैनिस फैमिलियरिस, ये हो गया मोनोग्राफ। इनके बारे में पूरी जानकारी रहेगी। किसी एक स्पीशीज के बारे में, किसी एक फैमिली के बारे में, किसी एक ऑर्डर के बारे में पूरी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट रहेगी। और कैटालॉग लिस्ट है, अल्फाबेटिकल लिस्ट है, ठीक है, स्पीशीज का, चाहे वो मैमेलियन स्पीशीज हो, एम्फीबियन स्पीशीज हो, कॉर्डेट स्पीशीज हो, एनालिडा की स्पीशीज हो, पूरी उसकी लिस्ट होगी। किस तरह का कैटालॉग आपको चाहिए। तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म हो गया।